G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन आज। पीएम मोदी आज 4 नेताओं संग करेंगे बैठक। वैश्विक नेताओं से भारत मंडपम में करेंगे मुलाकात। सीएम योगी और सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे दोनों सीएम। यूपी उत्तराखंड के सीएम G20 में होंगे शामिल। आज दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। आपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची की जारी। पहली सूची में आप पार्टी ने 10 उम्मीदवार किए घोषित। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन किया जारी। आज फिर से होगी पूछताछ। मणिपुर में फिर हिंसा, 2 की मौत, 50 घायल। तेंगनौपाल जिले में 2 जगह फायरिंग। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। तनाव बरकरार। मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 296। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का, जहां मोरक्को के मराकेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की 6.8 तीव्रता बताई जा रही है। बता दें कि मोरक्को में भूकंप से भीषण तबाही भी देखने को मिल रही है। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 296। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 296। बता दें कि मोरक्को में मराकेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की 6.8 थी तीव्रता। बता दें कि मोरक्को में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप से भीषण तबाही भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। बता दें कि भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। मोरक्को से भूकंप में हुई भीषण तबाही। मोरक्को में भूकंप से हुई भीषण तबाही। भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 296। बता दें कि मोरक्को के मराकेश में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। भूकंप आने से मोरक्को में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या जो है वो 296 बताई जा रही है। मोरक्को में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। भूकंप के झटके से भीषण तबाही भी देखने को मिल रही है। बता दें कि भीषण तबाही का मंजर ऐसा है कि भूकंप में अब तक मरने वालों की संख्या 296 पहुंच गई है। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता जो मापी गई है वो 6.8 के करीब है। मणिपुर में फिर हुई हिंसा, 2 की मौत, 50 घायल। तेंगनौपाल जिले में 2 जगह की गई फायरिंग। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। मणिपुर में अभी भी तनाव बरकरार। आपको बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का मामला सामने आ रहा है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल भड़क गया है। बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे मणिपुर की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण। इसी बीच रुक करते हैं G20 का। G20 दिल्ली में आज G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन आज है, जिसमें सुबह 10:30 बजे के करीब से सम्मेलन का पहला
सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र शुरू कर दिया जाएगा। सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ पर होगा। बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भारत मंडपम की बताई जा रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय G20 का कार्यक्रम है, जिसमें 10:30 बजे से कार्यक्रमों का जो पहला सत्र है वो शुरू किया जाएगा। देश विदेश से तमाम मेहमान हमारे G20 में शामिल होने के लिए कल रात ही पहुंच चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रपति ने कल रात ही डिनर का भी आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उस डिनर में शामिल हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि जो G20 है उसकी थीम जो इस बार रखी गई है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक धरती एक परिवार। तो बता दें कि दिल्ली में आज G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज G20 का पहला दिन है, जिसमें आज G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन है आज, जिसमें सुबह 10:30 बजे सम्मेलन का पहला सत्र शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ पर होगा, जहां पर भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से। सम्मेलन के लिए तैयार किया गया। रिकॉर्ड समय में 970 करोड़ रुपए की लागत से आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर भारत मंडपम में सबसे पहले वन अर्थ पर किया जाएगा मंथन। आपको बता दें कि सबसे पहले वन अर्थ पर मंथन किया जाएगा। समिट के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। आपको बता दें कि आज जो G20 समिट है उसमें पहला आयोजन किया जाएगा। पहले चरण का आयोजन होगा। पहला दिन है आज G20 शिखर सम्मेलन का। आपको बता दें कि ये समिट 2 दिन चलेगी, 9 और 10 सितंबर को। तो G20 पे और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आज करीब 10:30 बजे से जो G20 सम्मेलन का पहला सत्र है वो शुरू हो जाएगा, जिस पर वन अर्थ पर बात की जाएगी। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी पूरी तरीके से तैयार है अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और आज लगभग 9:30 बजे तक जो है जितने भी मैं बात करूंगा भारत के प्रतिनिधित्व हैं वो भारत मंडपम में मतलब प्रगति मैदान में पहुंच जाएंगे और अपना जो है पूरी चीजों को व्यवस्थित करने की जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत कर देंगे। और उसके बाद जो 29 देशों के बात करूंगा, भारत को छोड़ के 28 देशों के जो प्रतिनिधित्व आए हैं वो लगभग 10 से 10:15 के बीच पहुंच जाएंगे और 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सेशन रखे गए हैं और लगभग बताया जा रहा है कि इन 2 दिन में 200 से ज्यादा मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और कई मुद्दे जो है आपस में इस तरीके के होंगे कि जिसमें व्यापार नीति से जुड़े होंगे और आर्थिक नीति से जुड़े होंगे और उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे कार्यक्रम को पहले से ही रूपरेखा तैयार कर रखी है। जी प्रवेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज विदेशी मेहमान तो कल ही पहुंच चुके हैं। जो देश के जो जैसे कि उप मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ, वो भी शामिल होने की चर्चा सामने आ रही है। साथ ही हमारे देश से और भी कौन से जो मुख्यमंत्री या नेतागण हैं वो शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने आज द्रौपदी मुर्मू ने जो है सभी मेहमानों के, विदेशी मेहमान हो चाहे बात करें कि वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हो, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या अन्य कोई भी राज्य हो, सभी के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों के साथ साथ अपने देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या बात करें बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं बड़े बड़े, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी है या इसके अलावा मित्तल है या फिर एयरटेल के भारती है, इन सभी को जो है न्योता भेजा गया है। और उसके बाद
जब शाम को भोज होगा, दिन भर का कार्यक्रम के बाद जब भोज होगा, तो इसमें जो है सभी तरीके के भारत के भी बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद होंगे। जी। जी बिल्कुल प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अभी जानकारी लेंगे। बता दें कि आज G20 समिट का पहला दिन है। सुबह 10:30 बजे के करीब से पहले सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इसी में शामिल होने के लिए कई देश विदेश से बड़े नेतागण जो है वो कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि सबके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम भी पहुंच चुके हैं। तो बता दें कि देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि G20 समिट में शामिल होने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? अंकित, अनम्यूट करके आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए अवंतिका, जिस तरीके से दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है, एक भव्य समिट का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर के काफी उत्साह है। उत्तराखंड राज्य भी इसको लेकर के काफी उत्साहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं, रात्रि भोज में वो शामिल हुए। आज इस समिट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमाम जो उद्योगपति हैं वो भी इस समिट में उपस्थित रहेंगे। तो उत्तराखंड राज्य में विशेषकर इसको लेकर के काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री समय से के साथ ही जो है इस समिट के लिए में भाग लेने के लिए पहुंच चुके थे। और उत्तराखंड राज्य में भी अभी आपको ध्यान होगा अवंतिका, तो G20 का समिट हुआ था। काफी ऐतिहासिक समिट थी और तमाम विषयों पे चर्चा की गई थी। तो उत्तराखंड की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया है इस कार्यक्रम के लिए। सरकार का कहना है कि G20 समिट से देश को एक नई पहचान मिलेगी। जिन जिन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि जो सुझाव आए हैं उन सभी सुझावों पर सरकार काम करे। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है और इस भव्य G20 समिट की आज पहला दिन है और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ चर्चा में निकल करके सामने आता है। और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद इस समिट में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं और सभी मंत्रियों की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। जी बिल्कुल अंकित, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और आज से ही 10:30 बजे के करीब से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों दिन यानी 9 और 10 सितंबर को G20 समिट में शामिल होंगे या फिर आज 9 सितंबर को ही शामिल होकर वापस उत्तराखंड लौट आएंगे? कि मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अवंतिका। बाकी अभी उनका जो शेड्यूल है वो आना बाकी है। मुख्यमंत्री इस समिट को लेकर के काफी उत्साहित है क्योंकि हमारे उत्तराखंड राज्य में भी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है और ऐसे में तमाम जो उद्योगपति हैं वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। संभवतः इसको लेकर के भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो कि सरकार की तरफ से किए जाने हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस समिट को लेकर के काफी उत्साहित थे। कल वो देर शाम करीबन 5:30 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे और उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली में भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसकी वो जमकर सराहना भी कर रहे हैं। तो संभवतः सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों दिन इस समिट में प्रतिभाग कर सकते हैं। जी बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ इस पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन है आज, जिसमें 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि इसमें शामिल होने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी कई अहम मेहमानों ने शिरकत की है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच गए हैं। हमारे सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए अभी से ही प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब कल तक भारत की राजधानी नई दिल्ली क्योंकि यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं मणिपुर का, जहां मणिपुर में फिर हिंसा हुई। 2 की मौत और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में तनाव अब भी बरकरार है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा हुई है, जिसमें 2 की मौत और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि तेंग नौपाल जिले में 2 जगह फायरिंग की घटना हुई है। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। मणिपुर में अभी भी तनाव बरकरार। मणिपुर में फिर हुई हिंसा, 2 की मौत, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेंगनोपाल जिले में 2 जगह हुई फायरिंग। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका। मणिपुर में अभी भी तनाव बरकरार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो एक बार फिर से तनाव भड़का है, 2 जगह फायरिंग की गई है, इसमें क्या कुछ वजहें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में पिछले कई महीनों से लगातार जो है 2 समुदाय के बीच जो है तनाव जारी है, और तनाव इस कदर है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैतेई और कुकी समुदाय आपस में टकराव की स्थिति को उत्पन्न किए हुए हैं, और उनको शांति बहाल करने के लिए कई बार देश के गृह मंत्री अपील कर चुके हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री अपील कर चुके हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि कई बार हमने सदन में हंगामा भी देखा, लेकिन अभी भी बात करें तो मणिपुर शांति की ओर नहीं दिखाई दे रहा है। मणिपुर में कल सुबह लगभग 6 बजे कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलाबारी करी और उसके साथ साथ गोली चलाई, जिसमें लगभग एक मेजर समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय मणिपुर बना हुआ है, लेकिन वहां पर शांति की बात करें तो अभी तक वहां पर शांति बहाल नहीं हुई है। मेजर और जो लोग घायल हुए हैं उनको इम्फाल के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, या ये कहें कि उनकी जो देखरेख करने के लिए स्पेशल टीम को लगाया गया है, लेकिन जो है माहौल अभी भी जो है शांति की ओर दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी तक फिलहाल जो मणिपुर में तनाव की स्थिति है, क्या उसे कंट्रोल किया जा चुका है, या अभी भी कुछ ऐसे स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी छुटपुट घटनाएं की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही है कि जो है अभी भी कहीं पे जो है छोटी मोटी गोलाबारी की आवाजें आ रही है, या ये कहें कि बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन अपनी तरफ से जो बात करें, फोर्स की बात करें, सेना की बात करें, वो कोशिश बहाल करने की कर रही है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं अभी भी सामने आ रही हैं। जी साथ ही मणिपुर में जब स्थिति इतने महीनों से तनावपूर्ण चल रही है, इसके चलते कई कुछ फेरबदल भी किए गए थे। कई कुछ जो अधिकारी हैं उन्हें फेरबदल किया गया था, उनकी जगह पर नए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो फिलहाल इस प्रकार के इसके बावजूद भी जो मणिपुर में तनाव की स्थिति है वो अभी कंट्रोल में नहीं आ सकी है। तो इस पर क्या अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है जिससे इस स्थिति को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के गृह मंत्री, या ये कहें कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह लगातार मणिपुर को लेकर नजर बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2 समुदाय के अलावा अब जो है ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने ये टकराव शांत करने का जो होता है कि एक रणनीति बना ली है। उन्होंने कोशिश ही नहीं करनी है, पहल ही नहीं करनी है, क्योंकि अब आपसी टकराव के साथ साथ सेना को भी निशाना पे लिया जा रहा है। अगर सेना जाने की कोशिश करती है तो रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि अब कई लोग उनका रास्ता रोक रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं, या ये कहें कि जो हमलावर है उनको पकड़ने की कोशिश अगर सेना की तरफ से की जा रही है, तो खुद वहां पर जो समुदाय के लोग हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बन गया है, और जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं अब उनके लिए एक रणनीति बनानी होगी, उनको पहचान करनी होगी, देखना होगा। क्योंकि मणिपुर में लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से जो है आगजनी और तोड़फोड़, और कई लोगों की जानें जा चुकी है, जिसको लेकर अब सख्त कदम उठाने की तैयारी की पहल और भी ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ गई है। जी और प्रवेश, साथ ही देखा जाता है कि जब इस प्रकार की कोई हिंसा भड़कती है तो सुरक्षा बल वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है, जिसे भीड़ जो है वो पहले ही रोक लेती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कोई तैयारी की गई है, जिससे जो भीड़ है वो सुरक्षा बलों को ना रोके और सुरक्षा बल अपना काम बिना किसी अड़चन के कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले कहा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जो लोग दंगा कर रहे हैं, ये कहे गोलाबारी कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए जब सेना की तरफ से पहल की जा रही है, और
वहां पर रहने वाले लोग ही उनको जाने नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो गोलाबारी कर रहे हैं उनको भगाने में जो है उनकी मदद कर रहे हैं। तो सेना के लिए काफी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जो लोग आते हैं गोलाबारी करते हैं और बड़ी आसानी से भीड़ का सहारा लेकर भीड़ की आड़ में जो है छिप जाते हैं या ये कहीं निकल जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे माहौल में दंगा और ज्यादा फैलता है, क्योंकि जब लोग उनकी मदद करेंगे, लोग उनका बचाव करेंगे, जी तो पहचान पाना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए प्रवेश, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बता दें कि मणिपुर में बीते कुछ महीनों से जो हिंसा भड़की हुई है, फिलहाल उसमें शांति का रूप मिलते कहीं देखा नहीं जा रहा है। एक बार फिर से मणिपुर में तनाव की स्थिति बरकरार है, जिसमें 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बल जब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पहुंचती है तो वहां पर भीड़ उसे रोक देती है, प्रशासन को अपना काम नहीं करने देती है। एक बार फिर से रुक करेंगे दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आज जो पहला दिन है, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत। आपको बता दें कि आज जो पहला दिन है, जिसमें देश के साथ साथ विदेश के भी बड़े दिग्गज नेता एक साथ बैठेंगे। भारत मंडपम में वन अर्थ की से होगी चर्चा। बता दें कि सुबह 9:30 बजे से लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटेंगे। सुबह 9:30 बजे लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटना चालू हो जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार यानी कि आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कार्यक्रमों की जानकारी भी ली है, साथ ही तैयारियों के बारे में भी जाना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वैश्विक नेताओं का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन है आज। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। वो यहां से तमाम जो वैश्विक नेता हैं उनका स्वागत करेंगे। जी, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 10:30 बजे से जो है वो कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले जो कार्यक्रमों की सूची है, किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सेशन रखा गया है और लगभग मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा जो है चर्चा होनी है, बैठकें होनी है और उसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। आज और कल दोनों दिन को मिलाकर 200 के आसपास जो है मुद्दे बनाए गए हैं, जिसमें पूरे 29 देशों के जो डेलीगेट्स आए हैं या ये कहें उनके प्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर मौके पर रहकर इन चर्चाओं की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल 3 देशों के मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के जो प्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय चर्चा की, वार्ता की और ये वार्ता लगभग 2 से ढाई घंटे चली और उसमें कई प्रकार के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा मैं बता दूं कि चीन है, चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, उनकी जगह प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा है। और चर्चा को लेकर आज बताया जा रहा है कि कई प्रकार की जो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भी इस G20 के मुद्दे पर छिड़ने वाला है। जी बिल्कुल प्रवेश, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर G20 में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से कई बड़े नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि देश के साथ साथ विदेश के जो बड़े नेतागण हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए भी खड़े हुए हैं। स्वागत करने के लिए भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बता दें कि G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, साथ ही अन्य कई देशों को भी शामिल किया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा समेत अन्य कई बड़े देश के नेतागण शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके स्वागत के लिए भारत मंडपम पहुंचे हैं, साथ ही जितने भी बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि सारे बड़े नेता एक एक करके मतलब जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भारत का प्रतिनिधि कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेलीगेशन के रूप में भारत की तरफ से लगे हुए हैं वो भी लगभग 10 बजे के आसपास तक सभी को पहुंचने का जो अनिवार्य एक अल्टीमेटम है वो मिला हुआ है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 10:30 बजे जब ये प्रोग्राम शुरू होगा जी। तो उससे पहले 29 देशों के जो डेलीगेशन जो पहुंचे हुए हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जब समय से सब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और शुरुआत होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और चर्चा भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन है, जिसमें सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रमों की जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही प्रवेश जानना चाहेंगे कि जो भारत मंडपम है वहां पर देश विदेश के तमाम बड़े नेतागण पहुंच रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने कई दिनों पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और साथ ही सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल फोर्सेज लगाई गई हैं, डॉग स्क्वाड्स की टीमें वहां पर अलॉट की गई हैं। तो इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? तो दिल्ली का विशेष रूप से वो इलाका जहां पर पूरे विदेश के जो मेहमान आए हुए वो ठहरे हुए हैं, होटलों में ठहरे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रगति मैदान का इलाका है जहां पर ये समिट होना है, वहां पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। 80,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात है। इसके अलावा अन्य जो फोर्सेस है, जैसे अमेरिका अपने साथ कुछ एजेंसियों को लेकर आया है, या ये बात करें कि अन्य राज्यों के अन्य विदेशी देश के भी राज्य के जो है अपनी सिक्योरिटी को लेकर आए हैं, तो उनकी भी सहायता ली गई है। उसके अलावा जो भारत ने और साज सजावट की बात करें तो उसकी जी। तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी थी। और दिल्ली में आज अगर बात करें तो कई प्रकार की सजावट आपको देखने को मिलेगी। और भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए ये सारी चीजें विदेशी मेहमानों के लिए स्पेशल तैयार की गई है, ताकि वो भारत आए तो भारत की संस्कृति से रूबरू हो और इस बारे में जानकारी ले भी सके और पूछ भी सके। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब वो भारत मंडपम में घुसेंगे, पहुंचेंगे, तो सबसे पहले उनको नटराज की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी। जो नटराज की मूर्ति है उनको भगवान शिव का भी रूप माना जाता है। और इस प्रकार से कई ऐसी चीजें अन्य जो भारत की संस्कृति है उसको लेकर अंदर लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि G20 को लेकर कई महीनों से जो दिल्ली की तैयारी थी वो पूर्ण रूप से तैयार है। और आने वाले मेहमानों की जो तैयारियां हैं उनको पूरा रूपरेखा तैयार कर चुके थे। और अब साज सजावट और उनकी समिट की सारी तैयारियां कंप्लीट है। और अब 10:30 बजे के आसपास आप देखेंगे G20 की शुरुआत भी होने वाली है। जी जी बिल्कुल, G20 शिखर सम्मेलन भारत आयोजित कर रहा है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी G20 में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उस बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? अपना सवाल अंकित, दोहराइए। जी आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? तो देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री कल देर शाम ही करीबन 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गए थे और रात्रि भोज में भी वो शामिल हुए थे। जिस तरीके से दिल्ली में शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, उसको लेकर के पूरे देश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य के तमाम मंत्री खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम की जमकर सराहना कर रहे हैं। संभवतः दोनों ही सत्रों में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज और कल भी दिल्ली में रहें, जी। इसको लेकर के भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, सरकारों की तरफ से या पूरे भारत में इस तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीद लगी बैठी है कि जो भारत की जो छवि है वो और देश और दुनिया में और बेहतर तरीके से जाएगी। और जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अवंतिका, वो अपने आप में देखते ही बनता है। और जिस तरीके से थीम में रखी गई है उसकी भी उत्तराखंड की तरफ से काफी सराहना की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में भी अभी हाल ही में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उससे 4 गुना अधिक तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से शिखर सम्मेलन हो रहा है वो अपने आप में देखते ही बनता है। और तमाम जो उद्योगपति हैं, विभिन्न राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गौरवान्वित करती है। और इसको लेकर के उत्तराखंड में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
जी, साथ ही प्रवेश आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नेतागण जो है वो दिल्ली में ठहर रहे हैं, G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, तो उनके ठहरने के लिए और काफी कुछ खासा इंतजामात किए गए होंगे। साथ ही जो भोजन है, तो हम जानना चाहेंगे कि भारत तो खुद में एक मसालों की बहुत बड़ी पहचान है उसकी पूरी दुनिया में, तो भोजन के रूप में उन्हें क्या परोसा जा रहा होगा, साथ ही रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाता है, तो उसमें क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली के जितने भी होटल बुक किए गए हैं उसमें मेहमानों के लिए विशेष तौर पे साज सजावट के साथ साथ उनके खान पान का भी ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग देश के जो भी डेलीगेशन आए हैं उनके जी। लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जिस देश से आया है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, उनका जो प्रिय भोजन है उसकी व्यवस्था तो विशेष तौर पर की ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ भारत की जो स्पेशल व्यंजन है उनको भी उनको परोसने की व्यवस्था की गई है, उनको दिखाने की, अपनी संस्कृति को बताने की कोशिश की गई है। और आज मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो है एक बड़ा भोज रखा गया है, जिसमें सारे डेलीगेशन के साथ साथ देश के जो है मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। और उसमें मैं बता दूं कि राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको न्योता नहीं मिला है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर भी है। और मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान आया है कि वो इस भोज में नहीं पहुंचेंगी, लेकिन अभी तक जो बात करें तो सभी की जो पूरी तैयारियां हैं। और इस भोज में जो रात्रि भोज होगा द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर, उसमें अलग अलग जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की गई है, उनके मनपसंद जी। भोजन के साथ साथ होटलों के साथ साथ। लेकिन जो भोज है उसमें अलग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उनको हर प्रकार का भोजन उनके मनपसंद इच्छा अनुसार दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका, आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन है, जिसमें कई बड़े देश के नेतागण शामिल हैं, साथ ही अलग से भी कुछ देशों को भारत की तरफ से न्योता दिया गया है, जिसमें मेहमान के तौर पे वो शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का खबर लखनऊ से है, जहां मॉनसून फिर सक्रिय। मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही बारिश। कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। खबर लखनऊ से, जहां मानसून फिर से सक्रिय, अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। वहीं 26 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि लखनऊ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में फिलहाल मौसम के क्या आसार हैं? क्या बारिश होने का आसार, अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, तो उसमें क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, पिछले 2 दिनों से अगर बात करते हैं तो मौसम में बादल छाए हुए हैं, काले बादल लखनऊ में, और रुक रुक के लगातार जो बारिश है वो हो रही है। लखनऊ की अगर बात करें, साथ ही प्रदेश की बात करें, 50 से ज्यादा ऐसे जिले जहाँ पर भारी बारिश और मध्यम बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। वही लखनऊ में भी बारिश का अलर्ट जारी है। रुक रुक के फिलहाल राजधानी लखनऊ में बारिश हो रही है। सर, आने वाले 2 दिन तक मौसम ऐसे ही जो बारिश का है वो बने रहने की संभावना जताई जा रही है मौसम वैज्ञानिक द्वारा। फिलहाल लखनऊ में रुक के बारिश हो रही है। कल शाम को भी बारिश हुई, कल दोपहर की बारिश हुई, और हल्की बारिश, और कह सकते हल्की बारिश है। लेकिन आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि भारी बारिश की होने की भी संभावना है।
फिलहाल अभी मौसम सामान्य बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बारिश का अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन सुबह से अभी राजधानी में आज बारिश नहीं हुई है। लेकिन ये तो मौसम विज्ञानी के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद लखनऊ में बारिश देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेठी के क्या हाल है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो उसको लेकर प्रशासन कितने रूप से तैयार है? रणविजय, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी कहना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे पे कहीं ना कहीं से खुशी का भी सामना देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जिलाधिकारी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कड़क झमाझम बारिश कड़क के साथ हो सकती है, तो बिजली से बच के रहने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी बिल्कुल, इसी खबर पर रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, साथ ही बारिश होने के बाद कई तरह की बीमारियां जो है वो बढ़ जाती हैं, साथ ही डेंगू भी लगातार इस वक्त बढ़ रहा है, तो उसको लेकर जो चिकित्सा विभाग है वो कितना तैयार है? बिल्कुल अवंतिका, बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लगातार 3 दिन से रायबरेली में भी बारिश देखने को मिल रही है। छुट-पुट बारिश होती है, कभी तेज होती है, फिर बंद हो जाती है। तो जिस तरह से पहले जो गर्मी भरी उमस हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं उससे राहत लोगों को मिली है। जो लोग रोड पर चल रहे थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लोग एक छांव ढूंढते थे, लेकिन अब उससे काफी राहत मिली। अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से किसानों के लिए धान की फसल महत्वपूर्ण रखती है, उन धान की फसल के लिए वो काफी हाथा परेशान हो चुका था किसान। इस बारिश होने की वजह से अब किसान के चेहरे पर एक हंसी, एक खुशी देखने को मिल रही है और ईश्वर से वो किसान भी अब प्रार्थना कर रहा है कि लगातार जिस तरह से आप ये बारिश कर रहे हैं और कंटिन्यू होती रहे, जिससे हमारी फसलों को हरा भरा भी दिखाया जाए। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से अगर बात करें जिलाधिकारी की, तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की है कि जहां तक जो कड़ाके की धूप पहले आ रही थी, अब बादल छा गए हैं तो कहीं ना कहीं बारिश भी हो रही है। तो इसको लेकर एक मौसम विभाग का जो एडवाइजरी जारी हुई थी कि नहीं काफी तेज बारिश होगी, बारिश के साथ साथ आधी तूफान भी आएगा, तो उस आधी तूफान को देखते हुए कि कहीं बिजली न गिरने की संभावना को भी लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कि उससे बचने की जरूरत है। साथ ही जिस तरह से अब रायबरेली में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और अभी भी लगातार बारिश के फव्वारे चल रहे हैं। जो किसानों की फसल है वो कहीं ना कहीं अब सही ढर्रे पे आ गई है और उन फसलों को देखा जाए तो वो फसलें भी अब हरियाली की तरीके से आ गई है। पीछे देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये किसानों के खेत हैं, पूरे तरीके से इन पे हरियाली आ गई है 3 दिनों के अंदर। तो लगातार जिस तरह से अवंतिका बात करें तो इस बारिश से लोगों को बहुत ही राहत मिली है और किसानों की बात ही न करें अवंतिका। जी बिल्कुल मनीष, बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, साथ ही किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है, लेकिन बारिश के साथ साथ वायरल फीवर, खांसी, जुकाम जैसी कई अन्य बीमारियां हैं जो काफी बढ़ती हैं, तो उसको लेकर के जो चिकित्सा विभाग है उसने क्या कुछ तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि ऐसे में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है? जी बिल्कुल, लगातार अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो यहाँ के जो सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र, उन्होंने सारी, चाहे वो सीएससी रही हो चाहे वो पीएससी रही हो, सबसे उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए जो है आदेश दे दिया है कि वहां पर जो सीएससी पीएससी है उन पर डेंगू के बेड लगाए जाएंगे, डेंगू के कमरे बनाए जाएंगे, क्योंकि डेंगू भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। और लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से सीएससी में जो मरीजों की तादाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। अगर एक सीएससी की बात करें तो उस सीएससी में लगभग 200 से 250 ओपीडी हुआ करती थी, आज बढ़कर लगभग 450 से 500 ओपीडी जा रही है और अस्पताल देखने को मिल रही। तो इस तरह से मौसम अगर बदलता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती जरूर नजर आ रही है और सीधे तौर पर डॉक्टर भी पूरे अलर्ट मोड पर आ चुका है और वो लगातार भी इन चीजों को भी गौर कर रहा है और लगातार हर सीएससी में भी डेंगू के कमरे, डेंगू वार्ड बना दिए गए हैं और जो लगातार जो फीवर इस समय वायरल फीवर चल रहा है, कहे तो टाइफाइड का भी अंदेशा है, उसमें लोगों की पहले जांच फिर सारी चीजें करके तब उनको भर्ती मरीजों को किया भी जा रहा है और जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब काफी हद तक बढ़ चुकी है।
जी बिल्कुल। भरत, आपका रुख करते हैं। भरत, कई बार ऐसी जानकारी सामने आती है जब तेज बारिश होती है और आंधी तूफान आता है तो उससे रोडों का काफी बुरा हाल हो जाता है। कई बार कहीं कहीं पर बड़े बड़े पेड़ जो है वो आंधी तूफान के चलते टूटकर गिर जाते हैं, जिससे आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, मानसून से पहले ही ये सब तैयारियां कर ली जाती हैं विभाग द्वारा, नगर निगम के द्वारा, कि जिस तरह से बारिश आना, तेज हवाएं चलना, जिससे रास्ते बाधित हो जाना, पेड़ गिर जाना और जल भराव हो जाना, जी तमाम स्थितियों के लिए पहले समीक्षा बैठक की जाती है। उसमें निर्धारित किया जाता है कि अब किसकी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम के तमाम जोन है लखनऊ में, हर जोन के हिसाब से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सड़कों पर रहते हैं कि कहीं जल भराव की समस्या ना हो जाए या कहीं पेड़ न गिर जाए। जैसे ही पेड़ गिरने की जानकारी होती है, वैसे तत्काल वहाँ पे जो अधिकारी है वो पहुंचते हैं और किसी प्रकार की जो आम जनता को कोई समस्या ना हो उसके लिए तत्काल पेड़ को हटाया जाता है। लेकिन जल भराव की अगर बात करें, बारिशों में अक्सर देखा गया है राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी क्षेत्र है, जब बारिशें आती हैं तो वो जलमग्न हो जाते हैं। तमाम जितने वादे, चाहे वो नगर निगम करते हो, चाहे वो संबंधित अधिकारी करते हो, लेकिन पोल तभी खुलती है अधिकारियों की जब जल भराव देखते हैं। स्थिति लखनऊ में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री निवास की अगर बात करें, वहाँ की जो रोड है, वीवीआईपी रोड है, गोमती नगर की बात कर ले, चाहे वो बात कर ले आशियाना की, चाहे तमाम ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ी देर की बारिश से ही पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। तमाम जो वादे होते हैं, जो दावे करते हैं नगर निगम के अधिकारी बारिशों से पहले कि हमने पूरी सॉर्ट आउट कर रखा है, प्रॉब्लम को, नाले को साफ किया गया, लेकिन जो उनकी जो वादे हैं वो सिर्फ कागजों में साफ तौर पर दिखते हैं कि जमीनी हकीकत जब जल भराव जैसी समस्याएं आती हैं तभी सामने देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। रणविजय, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि भारी बारिश या फिर बारिश के मौसम में बिजली जो है, बिजली की समस्या देखने को मिलती है। आम लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है, साथ ही बहुत ही बिजली काटे जाने की समस्या सामने आती है। तो इस पर आम लोगों को काफी परेशानी होती है, इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? रणविजय, अनम्यूट कर लीजिए। जी, जिस प्रकार से बारिश की वजह से लोगों को बिजली का बहुत ही ज्यादा समस्याओं को लेकर आमना सामना करना देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आती है। क्योंकि अगर समय पहले जो है बिजली के तारों को सही तरीके से लगाया जा सकता है तो बिजली की समस्याओं से लोगों को निजात मिल सकती है। लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही बारिश के समय में और तेज हवाओं के समय में हमेशा देखने को मिली है, जिसका निराकरण जहां तक मैं समझता हूँ आसानी से नहीं किया जा सकता, जिसको लेकर लोगों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रात के अंधेरे में बारिश की वजह से जहरीले जंतुओं, जीव जंतुओं को निकलने को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर बिजली विभाग कभी भी संजीदा नहीं देखा गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 3 दिन झमाझम बारिश होने के आसार भी जताए हैं। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए। इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां मोरक्को में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें कि मोरक्को में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आने से हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही भूकंप के तेज झटकों से कई लोगों की मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, साथ ही कई इमारतें भी गिर गई हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मदद का भरोसा दिलाया। भूकंप के तेज झटके आने से हुई कई लोगों की मौतें, करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कई इमारतें भी गिर गई हैं। खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोरक्को में आए तेज भूकंप के झटके, पीएम मोदी ने ट्वीट कर मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि इंडिया हर संभव मदद के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मोरक्को में 7.2 की तीव्रता से भूकंप आने से हड़कंप मचा हुआ है। भूकंप के तेज झटकों से कई लोगों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, और भूकंप आने की वजह से कई इमारतें भी गिर गई हैं। मोरक्को में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मोरक्को में तेज भूकंप के झटके हैं वो कैमरों में कैद किए गए हैं। खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की। पहली सूची में आप पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी कर दी गई है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी कर दी है। पहली सूची में आप पार्टी ने 10 उम्मीदवार किए घोषित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची की जारी। खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची की जारी। पहली सूची में आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवार किए घोषित। आपको बता दें कि आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। बता दें कि पहले 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी की। पहली सूची में आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवार किए घोषित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची की जारी। खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ये सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि 10 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में घोषित किए हैं। आम आदमी पार्टी ने होने वाले चुनाव के लिए ये सूची जारी कर दी है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।